वेलकम टू किंग्स अकेडमी। माय नेम इज़ नवनीत एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम फिजिक्स की क्लास के अंदर जो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है जो क्लास 11 है हमारी, क्लास 11 के अंदर हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इट्स जस्ट अ नर्सरी क्लास फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। मतलब जो साइंस वाले बच्चे जो साइंस लेते हैं 11th क्लास के अंदर, उनके लिए ये एक तरह की नर्सरी क्लासेस है। इसके अंदर आप जो 11th क्लास के अंदर है वो आप जानेंगे कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की बेसिक प्रिंसिपलिटी, फिजिक्स का बेसिक एप्लीकेशन क्या है, अपन डेली लाइफ में उसको कहाँ यूज करेंगे, हमारे लिए ये किस तरीके से फायदेमंद होगी, क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे फिजिक्स को पढ़कर, और हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, साइंस क्यों लेनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग हमें 11th क्लास के अंदर आपको मिलेगी। तो अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। एक्चुअल में जो अभी जो एज पर सीबीएसई का जो सिलेबस है और इसके अंदर जो ये चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन वाला, वो रिमूव कर दिया गया है। अपने जो चैप्टर की शुरुआत यूनिट और मेजरमेंट से शुरुआत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे फिजिकल वर्ल्ड से, ताकि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि फिजिक्स आपके लाइफ में किस तरीके से यूज है। आपने फिजिक्स ली है तो फिजिक्स आखिर है क्या, फिजिक्स का अलग अलग जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस किस तरीके से उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनलिटी है, उसके बारे में आप स्टडी करोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वर्ड लेते हैं साइंस। तो आप सब इस वर्ड से कंप्लीटली अवेयर है साइंस। साइंस क्या होती है? साइंस एक 10th तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो। साइंस का मतलब हिंदी में आकर बोले विज्ञान। एक्चुअल में ये हिंदी वर्ड नहीं है, एक्चुअल में ये एक संस्कृत शब्द है। एक्चुअल में ये संस्कृत शब्द है। इस संस्कृत शब्द, संस्कृत में इसको बोलते हैं विज्ञान। वी मीन्स नया, ज्ञान मतलब नॉलेज, मतलब नया नॉलेज। ठीक है। अब साइंस, साइंस एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, इससे निकला है, जिसका मीनिंग होता है टू नो, किसी के बारे में जानना। ठीक है। इसको अगर आपको बताना है अरबी भाषा के अंदर, तो अरबी भाषा में इसको आप बोलेंगे इल्म। इन सब का मतलब होता है जानना। सबका मतलब है जानना। मतलब आप किसी ऐसे प्रोसेस के बारे में जानोगे जो आपके सराउंडिंग डेली रूटीन में हो रहा है, डेली लाइफ के अंदर आप उस चीज को देखते हुए आ रहे हो। तो ऐसा हुआ तो किस लिए हुआ? तो इस साइंस की ही डिफरेंट ब्रांचेस हैं। साइंस की मेनली 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी हैं वो देखिए। तो सबसे पहले जो साइंस की ब्रांच आती है वो आती है बायोलॉजी। कौन सी आती है? बायोलॉजी। साइंस की 3 डिफरेंट ब्रांच है। पहली है बायोलॉजी, दूसरी है केमिस्ट्री, और तीसरी है फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स का तो हम पूरे ही साल कंप्लीटली एक एक टॉपिक को इलेबरेट करके स्टडी करेंगे, लेकिन हम यहां पर देख लेते हैं बायोलॉजी के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में भी सबसे पहले। तो बायोलॉजी क्या है? साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप एनिमल एंड प्लांट की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल एंड प्लांट की स्टडी करते हैं। क्लियर है? इसके अंदर बताएंगे भाई एनिमल कितने तरीके के हैं, एनिमल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या उनकी जनरेशंस है। ठीक है। जैसे वी आर कमिंग फ्रॉम अगर एनिमल क्लासिफिकेशन में जाए तो वी आर कमिंग फ्रॉम अ मेमेलिया क्लासिफिकेशन। सो इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के सब्जेक्ट में आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे, बायोलॉजी टीचर आपको पढ़ाएगा। तो बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल एंड प्लांट। क्लियर इट? Now we move on the next branch,
chemistry. Chemistry is that branch. In that branch, we study about the chemical compounds. We study about the state of matters. We study about the solutions. We study about the solutes. Okay, तो दैट इज केमिस्ट्री. मतलब इसके अंदर आप एसिड, सॉल्ट, बेसिस, ये सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे. मतलब रसायन और रसायन से जुड़ी हुई जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, उन सब की स्टडी केमिस्ट्री में की जाएगी. तो केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर रसायन और रसायन से जुड़े हुए जितने भी उसके अंतर्गत आते हैं, उन सब की स्टडी आप करोगे. क्लियर है आपको सब चीजें? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो आगे हम देखेंगे हमारी जो कोर सब्जेक्ट है, जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, जो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है फिजिक्स. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है इट जस्ट नेचर. मतलब सीबीएसई ने भी इसको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया है. सीबीएसई की बुक के अंदर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी, और कोई भी साइंटिस्ट आज तक इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो दे भी नहीं पाया है. तो इसकी जो कंसाइज डेफिनेशन अपन लें, जो ग्रीक्स थे, आपको पता है सबसे पहले जो फिजिक्स और साइंस के बारे में स्टडी जो करते थे वो ग्रीक्स की थे मेनली. ठीक है, तो ग्रीक्स ने बहुत अच्छी रिसर्च की. तो ग्रीक एक वर्ड है, ग्रीक का वर्ड क्या है? फूसिस, जिससे प्रोड्यूस हुआ है फिजिक्स. इस फूसिस का मतलब क्या है? इस फूसिस का मतलब है नेचर, मीन्स प्रकृति. मतलब अगर अपन एक कंसाइज डेफिनेशन के अंदर जाए, फिजिक्स की एक कंसाइज डेफिनेशन ले, तो फिजिक्स की एक कंसाइज डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? फिजिक्स की कंसाइज डेफिनेशन ये होगी, टू स्टडी अबाउट नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स. क्लियर है? मतलब प्रकृति के बारे में पढ़ना, प्रकृति के बारे में जानना, दैट इज फिजिक्स. देखो फिजिक्स के एग्जांपल लेते हैं. आप सुबह उठते हो, तो सबसे पहले अगर अपन डेली रूटीन की शुरुआत करें, सुबह उठते ही सनराइज होता है, सनराइज होते ही लाइट हमारे रूम में आती है, दैट इज फिजिक्स. फिर हम जैसे पानी पीते, हाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर. अब पानी जाते ही क्या होगा बॉडी के अंदर? अपनी बॉडी का जो टेम्परामेंट है वो कंट्रोल होगा, दैट इज ऑल्सो फिजिक्स. फिर उसके बाद अपन धीरे धीरे लाइट भी इनके, फिर सनसेट होता है. क्यों होता है वो भी कौन बताएगा? फिजिक्स. मतलब हम सब जगह से जितने भी काम डेली रूटीन्स में हम कर रहे हैं, वो सब पार्ट है किसका? फिजिक्स का. किसी चीज को हम उठा के लेके जा रहे हैं, तो कोई चीज हमें हल्की लग रही है, कोई चीज हमें भारी लग रही है, किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को खींच रहे हैं, तो ये सब पार्ट है किसका? फिजिक्स का, प्रकृति. मतलब अपन एक चीज अगर डेफिनेशन के तौर पे इसको ले, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द इवेंट्स हैपनिंग अवर सराउंडिंग. अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार रूप से जानना, उसकी रीजंस को जानना, उसका क्या कारण है, वो कहलाता है फिजिक्स. आपको समझ आया क्या चीज मैं आपको बता रहा हूं? अब आपको 1 बाय 1 करके मैं इसको सारे नोट्स राइट डाउन करवा देता हूं. देखिए, अभी जो हमने कंटिन्यू किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, अब जो फिजिक्स और फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, साइंस के बारे में मैंने बताया. साइंस का वर्ड जो लैटिन लैंग्वेज से निकला है, फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, उसका 1 बाय 1 देखिए. इसके नोट्स डाउन आप कर लेना. इसका जब मैं साइड में हट जाऊं, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप राइट डाउन पॉज करके राइट डाउन भी कर सकते हो. तो देखिए, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे वापस लिखी है, आपको बता देते हैं वापस. साइंस क्या है? इट इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमिना. मतलब जितने भी नेचुरल फिनोमिना है उसका सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करना क्या है? साइंस. क्या है? साइंस. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. टाइप्स ऑफ साइंसेस.
टाइप्स ऑफ साइंसेस के अंदर मैंने वहां पे आपको जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग करके बताया था। तो एक्चुअल में जो टाइप्स ऑफ साइंसेस हैं वो तो दो तरीके की साइंसेस होती है। एक्चुअल में जो इसको डिवाइड किया गया है वो डिवाइड लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो एक जो साइंस की ब्रांच है वो लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करती है। उस ब्रांच जो उस साइंस जो टाइप्स ऑफ साइंस है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। मतलब इसके अंदर अपन बोलते हैं कि द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग थिंग्स का बिहेवियर किस तरीके से काम करता है, लिविंग थिंग किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसके बारे में स्टडी जो करता है वो कहलाता है बायोलॉजिकल साइंस। क्लियर है आपको एकदम? फिर आगे बात करते हैं फिजिकल साइंस के बारे में। फिजिकल साइंस क्या है? नॉन लिविंग जितने भी थिंग्स हैं उनके बिहेवियर, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। यानी कि देखो, द साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कैसी थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको स्टडी जो बताएगा वो कहलाती है फिजिकल साइंस। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, इट इंक्लूड्स। तो देखो इसके अंदर सब आएगी, फिजिक्स भी आती है इसके अंदर, केमिस्ट्री भी आती है, एस्ट्रोनॉमी भी आती है, जियोग्राफी भी आती है। अब देखो नॉन लिविंग थिंग्स कैसे है, देखो जैसे फिजिक्स, जैसे मैंने आपको बताया सनराइज होता है, सनसेट होता है। सन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। एंड केमिस्ट्री के अंदर जितने भी तरह के जो केमिकल्स आते हैं, जैसे आप सॉल्ट यूज करते हो, नमक घर में वाला, तो वो नमक क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब जितने भी ग्रह नक्षत्र है, प्लैनेट्स है, ठीक है, मिटियोर्स है, वो सब क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है? जियोग्राफी से रिलेटेड अर्थ है, अर्थ एक नॉन लिविंग है, तो अर्थ के पार्टिकल है वो नॉन लिविंग है। ठीक है? तो ये सब स्टडी है वो कहलाती है फिजिकल साइंस। वो टाइप्स ऑफ साइंस कहलाती है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। तो आपको साइंस की डेफिनेशन मिल गई, आपको बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बता दिया, फिजिकल साइंस के बारे में बता दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन साइंटिफिक मेथड के बारे में। ठीक है? साइंटिफिक मेथड क्या होता है वो अपन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की डेफिनेशन जैसे मैंने बताई आपको, नेचर के बारे में स्टडी करना, नेचर के अंदर होने वाली जितने भी इवेंट्स है उसके बारे में स्टडी करना, उसके पीछे के कॉज है उसके बारे में जानना, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज एंड इम्पैक्ट इन द नेचुरल फिनोमेना। मतलब जितने भी नेचुरल लॉ है, मतलब अगर सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका क्या रीजन है, किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है? जैसे वाटर बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, हम फोन पे बात कर पा रहे हैं तो किस तरीके से फोन पे बात कर रहा है, इस पे कौन सा फिनोमिना काम कर रहा है, वो सब की बारे में अपन को जो स्टडी प्रोवाइड कराता है, जो अपन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो कहलाती है फिजिक्स। ठीक है? अब बात करते हैं फिजिक्स या किसी भी थिंग्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए हमें एक मेथड की जरूरत पड़ती है। ठीक है? जैसे यहाँ पर अपन साइंस से रिलेटेड थिंग्स, मतलब साइंटिफिक मेथड जिसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि साइंस के बारे में अपन रिसर्च कर रहे हैं। तो साइंटिफिक मेथड ये चीज होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो हम बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टीज है, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है? एक एग्जांपल अपन लेके चलें कि अगर किसी ने ये बताया होगा, सबसे पहले जब स्टडी हुई थी तो किसी ने ये बताया होगा कि भाई सन है वो ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है। आज से 500, 1000, 2000 साल पहले जिसने भी रिसर्च की होगी, जिस भी साइंटिस्ट ने बताया है कि जो सूर्य उदय होगा वो पूर्व दिशा से होगा, तो पूर्व दिशा से होगा तो उनको क्या पता कि वो दिशा पूर्व ही है। कोई दूसरा आगे बोल दे नहीं तू तो भाई इधर से देख रहा था कि इस डायरेक्शन से सन या इस डायरेक्शन से सनराइज हो रहा है, भाई मैं तो कल देख के आया इस डायरेक्शन से हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ये साल 2 साल 3 साल 5 साल की स्टडी की, प्रॉपर नोट्स बनाए, उन प्रॉपर रीजंस, एक फैक्चुअल फैक्ट्स तैयार किए, क्योंकि देखो हर एक चीज को प्रूव करने के लिए अपन को प्रूफ की जरूरत होती है। तो साइंटिस्ट बैठे और साइंटिस्ट ने जिस डायरेक्शन पे स्टडी की उसने
स्टडी की तो सबसे पहले उसने देखा कि सन जो राइज हो रहा है वो एक डायरेक्शन से राइज हो रहा है, तो उन्होंने इस डायरेक्शन पे ऊपर फोकस किया। भाई हाँ, आज पहले दिन जब शुरुआत की तो उसने नोट्स और पेन लेके बैठा कि इस डायरेक्शन से सनराइज हुआ, तो उसने सोचा कि आज इससे हुआ, क्या पता कल किसी और डायरेक्शन से हो। तो दूसरे दिन और स्टडी की, दूसरे दिन भी उसी डायरेक्शन से हुआ, तीसरे दिन भी इसी डायरेक्शन से हुआ, ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। फिर उसने सोचा, उसके दिमाग में ये भी थॉट आया कि जैसे अभी तो चलो एक दिन ऐसा हो रहा, दूसरे दिन ऐसा हो सकता है अल्टरनेट डे में चेंज हो, फर्स्ट डे सेकंड डे में। तो उसने दूसरे दिन का इंतजार किया कि ऑड डेज के अंदर वो ईस्ट से निकलता हो, इवन डेज के अंदर वेस्ट से निकलता हो, किसी और डायरेक्शन से निकलता हो, ऐसा भी हो। लेकिन उसने स्टडी की तो उसने देखा ऑड और इवन डेज से सबसे वो निकल रहा हो सकता है। उसके दिमाग में ये भी थॉट आया, हो सकता है इट में भी हर एक वीक पे, एक वीक इससे निकलता हो, अगले वीक पे वेस्ट से निकलेगा या किसी और डायरेक्शन से निकलेगा। तो उसने 7 दिन की स्टडी की, 7 दिन, एक वीक के बाद देखा वो कंटिन्यू ऐसा चल रहा, दूसरे वीक भी सेम टू सेम डायरेक्शन में निकला। तो हो सकता है उसने सोचा 1 महीने बाद चेंज होगा, तो इस तरीके से महीने भर की स्टडी की। हो सकता है उसने फिर देखा कि 3 मंथ में से चेंज होगा या 2 मंथ से चेंज होगा या 6 मंथ से चेंज होगा, या 1 साल बाद, 1 साल इस डायरेक्शन से निकला, 1 साल उस डायरेक्शन से निकलेगा, हो सकता है। तो उसने रिसर्च की, फिर ऐसे रिसर्च करते 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 फिर लीप ईयर के अंदर आ गया कि भाई एक लीप ईयर में ऐसा होगा, लीप ईयर में डायरेक्शन क्या पता सन चेंज कर दे, उसका मूड बन जाए, वो तो सन है। तो ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने सही तरीके से ग्राफिकल और मैथमेटिकल दोनों ही कैलकुलेट करके उन्होंने क्या दिखाया कि सन जो राइज है वो ईस्ट से ही एक ही डायरेक्शन से होता है, और उस डायरेक्शन को नाम दिया उन्होंने ईस्ट डायरेक्शन। तो ये करते करते अपने जो वो है वो डिकेड्स में भी पहुंचेंगे। भाई हर 10 साल में चेंज होता हो, डिकेड से वो इस तरीके से आगे रिसर्च चलती रही और रिसर्च को कंटिन्यू करते गए। और रिसर्च पता है, आपको पता है साइंस के अंदर कोई भी रिसर्च 100% आके फिक्स नहीं हो जाती, उसके अंदर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होते ही रहती है। अगर किसी ने बता दिया कि ऐसा होता है, वो आके फिक्स नहीं होगा, उससे आगे भी उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड ने वहां पर जो अल्फा रेज के बारे में आपको बताया, अल्फा रेज का उसने एक बीटा पार्टिकल को लेकर उसके ऊपर स्प्रेडिंग की थी। तो स्प्रेडिंग करने पर उसने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। तो उसने ये पाया था, जो गोल्ड फॉइल है, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने पाया था कि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पार्टिकल है जहां से वो अल्फा पार्टिकल टकरा कर 180 डिग्री से वापस रिटर्न हो जाता है। ये चीज देखी थी। तो उसका यूज किसी और साइंटिस्ट ने किया, ठीक है। तो किसी की भी रिसर्च खाली नहीं जाती है, हर एक रिसर्च का एक रेफरेंस बनता है, उसका रेफरेंस यूज करके आगे उसका आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखिए साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब साइंटिफिक मेथड एक है किसी भी थिंग्स को ऑब्जर्व कर सके और उसको मेथोडोलॉजिकल तरीके से उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो अपन 1 बाय 1 अपन देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। देखिए स्टेप्स नंबर 1 वो है ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले अपन कोई भी चीज को देखेंगे तो क्या देखेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल देके आपको बताया था कि जैसे सनराइज हो रहा है, तो सनराइज कहां से हो रहा है? पूर्व दिशा से। उसने देखा इधर से उग रहा है और वापस इधर जाकर सनसेट हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा। तो उसने ऑब्जर्व किया कितने साल तक? 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ऑब्जर्व किया। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन सबसे पहले, ठीक है। तो ऑब्जर्व करना है वो चीज किस तरीके से काम करती है, क्या उसका तरीका है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में स्टडी की। फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट्स उसने देखा था, रिसर्च किया था, उसने दूसरे दिन डायरेक्शन चेंज करके देखा कि भाई क्या पता मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूं तो सन अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो सन उसी डायरेक्शन से निकल रहा है। तो उसने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसको अपन कंट्रोल कर सके। ऐसा नहीं हो अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट और अपन खुद ही एक्सप्लोड होकर खत्म हो जाए। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर थर्ड जो स्टेप है वो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग। मतलब इसके ऊपर लॉजिक लगाया। जैसे उसने लॉजिक लगाया था, क्या पता फर्स्ट डे इधर से सनराइज हुआ,
क्या पता सेकंड डे इधर से नहीं होकर किसी और साइड से हो सकता है, ठीक है। थर्ड डे चेंज हो सकता है, हर 2 डेज में वो चेंज हो सकता है, या हर 7 डेज में चेंज हो सकता है, या फोर्टनाइटली हर 15 डे में चेंज हो सकता है, या 30 डेज मंथली चेंज हो सकता है, या डिकेड्स चेंज हो सकता है, या लीप ईयर में चेंज हो सकता है। तो वो अलग अलग लॉजिक और अलग अलग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से उनका कंपेरिजन करके स्टडी की, अपने डेटाज को वापस कंपेयर करते रहे और इस तरीके से उनके पास एकदम प्योर रिजल्ट आते रहे। और प्योर रिजल्ट आते ही कंक्लूजन निकाल दिया, कंक्लूजन निकाल दी, कंक्लूजन क्या बन गया? लॉ बन गया। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग। आपको पता है मैथमेटिकल मॉडलिंग देना बहुत जरूरी है। उन्होंने जैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग की ना, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, फिर ईयरली, फिर डिकेड्स, ठीक है, और फिर किया प्रेडिक्शन। फिर उसने भविष्यवाणी कर दी घोषणा कि भाई हाँ, इधर से ही ऐसा ही होता है, सनराइज ईस्ट से ही होगा और सन सेट हमेशा वेस्ट में ही होगा। ये क्लियर है और एकदम आपको समझ में आया जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आप अगर मेरे से कनेक्ट, इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से कनेक्ट रहोगे तो आपको वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ जैसे मैं फिजिक्स सिखा रहा हूँ, ऐसे कैसे इस किंग्स एकेडमी के अंदर आपको केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के भी टीचर बहुत जने मिलेंगे और भी अदर सब्जेक्ट के बहुत टीचर्स हैं, जिससे आपको बहुत चीजें, नई नई चीजें सीखनी मिलेगी। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर लाइक और शेयरिंग करना, ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। ओके, नेक्स्ट। फिर लास्ट देखा जाता है जो भी प्रेडिक्शन हमने किया उसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम देखते हैं अगर वो वेरीफाई हो जाती है कि भाई हमने जैसे कहा, हमने जैसी रिसर्च की, हमने जैसा देखा, इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, तो वो हमारा एक लॉ बन जाएगा। अगर वो वेरीफाई नहीं होता तो फॉल्सिफिकेशन के अंदर वापस से इस स्टेप से वापस शुरुआत कर देते हैं और वापस यहाँ तक तब तक करते हैं जब तक हम इस चीज को कंक्लूजन पर नहीं आ जाए, वेरीफाई नहीं करते। तो आप कमेंट के माध्यम से बताना आपको ये लेक्चर किस तरीके कैसा लगा, और इसके आगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसी फर्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। किंग्स एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।